हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर पर बात करने वाले हैं, जो कि 6 जनवरी 2026 को होने वाला है। तो हम 6 जनवरी को जो हिंदी का आपका पेपर होने वाला है, इस वीडियो में आपको मिलेगा प्री बोर्ड पेपर का पैटर्न, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ताकि अच्छे मार्क्स आ सके। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसमें आपका जो पेपर है वो 75 नंबर्स का रहेगा, क्लास 10th हिंदी, जो कि 6 जनवरी 2026 को होने वाला है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम है। इसी से डिसाइड होगा कि आप एनुअल एग्ज़ाम में कितना अच्छा कर पाओगे। ठीक है, यही आपका टर्निंग पॉइंट होगा। समय आपको 3 घंटे मिलने ही वाला है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो कि हर पेपर में लिखे आते हैं। ये पेपर कोई फेक नहीं है, मैंने ये MP बोर्ड से डाउनलोड किया हुआ है, तो आप भी उसको कर सकते हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है, मतलब जितने भी प्रश्न हैं उनके सामने उनके नंबर दिए हुए। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, उसके सामने 6 नंबर का है ये, तो उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, आगे से इसमें दिया हुआ है, फिर 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न हैं, उसके लिए 3 नंबर निर्धारित किए गए हैं। आपको 30 शब्दों में उसका उत्तर देना है, यानी कैरेक्टर कितने होने चाहिए, 30। फिर उसके बाद में 18 से 20 तक 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सभी के लिए 4 अंक निर्धारित हैं और इसको आपको 75 कैरेक्टर्स में लिखना है, लगभग 75 शब्दों में। 21 से लेकर 23 तक कुल 3 प्रश्न हैं, उस पर भी 4 अंक हैं और इसकी समय शब्द सीमा है 120 कैरेक्टर में लिखना है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 6 से 23 तक सभी प्रश्नों को आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, तो वो भी देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सही विकल्प चयन करना है कि पहला है स्वयं प्रकाश ने संपादन किया। जो स्वयं प्रकाश है उन्होंने किसका संपादन किया है, वसुधा पत्रिका का, सरस्वती पत्रिका का, अक्षरा पत्रिका का या जनवाणी पत्रिका का। तो पहले का उत्तर हो जाएगा हमारा पहला, वसुधा पत्रिका का। ठीक है, पहले का उत्तर हमारा हो जाएगा पहला। ठीक है, वसुधा पत्रिका। शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे। शिव धनुष तोड़ने पर कौन क्रोधित हो उठा था, विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम या रावण। तो इसमें आ जाएगा हमारा परशुराम जी क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। ठीक, इसके में तो आपको छोटे छोटे कारण भी बताते चलूँगा। जैसे पहले वाले में स्वयं प्रकाश ने संपादन किया, तो प्रसिद्ध साहित्यकार स्वयं प्रकाश वसुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। इसमें दूसरे वाले में आपको मैं ये बताऊंगा कि राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए थे। ये किसमें दिया हुआ है, रामचरितमानस प्रसंग में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं, रस कहते हैं, छंद कहते हैं, अलंकार कहते हैं या मुक्त कहते हैं। तो उसको कहेंगे छंद कहते हैं। छंद क्यों कहते हैं, कविता की जिन रचनाओं में, मतलब जो कविताओं की रचना की जाती है उनमें लय, तुक, मात्रा, चरण आदि नियम होते हैं, उन्हें छंद कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। लखनवी अंदाज पाठ की विधा है। जो लखनवी अंदाज है उसकी पाठ की विधा क्या है, कहानी है, व्यंग्य है, संस्मरण है या नाटक है। तो ये एक व्यंग्य है। ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। लखनवी अंदाज सामाजिक व्यवहार पर आधारित व्यंग्यात्मक रचना है, इसलिए इसको व्यंग्य कहा गया। जिस समास में प्रथम पद, मतलब जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष से होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे या द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 5वें का आंसर हो जाएगा थर्ड, कर्मधारय कहेंगे उसको। क्या कहेंगे, कर्मधारय कहेंगे। कर्मधारय क्यों कहा जाता है, जब पहला शब्द क्या है, जब पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष से हो तो कर्मधारय समास होगा। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ आपको, जैसे नीलकमल, तो क्या हो जाएगा, नीलाधन कमल। ठीक है, अगला हिरोशिमा कविता ली गई है। जो हिरोशिमा कविता है वो किससे ली गई है, अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य श्रृंग से, नदी के द्वीप काव्य श्रृंग से, इंद्रधनुष रोंद हुए से काव्य श्रृंग से, या अरे यायावर रहेगा याद काव्य श्रृंग से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 4, ये अरे यायावर रहेगा याद काव्य श्रृंग से लिया गया है। हिरोशिमा कविता आगे के इसी काव्य श्रृंग में संकलित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा, हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो आपको हिंट दी हुई है, उसमें से ही भरना है आपको। कि पहला वाला दिया हुआ है, जैसे पहला दिया है जो गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की खालिस्तान की तरह है। तो किसकी तरह है, लकड़ी की तरह है या मिट्टी की तरह है। तो इसमें आ जाएगा लकड़ी। क्या आएगा, लकड़ी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मतलब हारिल क्या है, पक्षी लकड़ी को ही पकड़े रहता है, वैसे ही गोपियाँ श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती है। ठीक है, इस वाक्य का मतलब ऐसा हो गया। ठीक है, हारिल एक पक्षी का नाम है। अभिनय तत्व की प्रधानता खालिस्तान काव्य में होती है। अभिनय तत्व की प्रधानता कौन से काव्य में होती है, श्रव्य या दृश्य। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा दृश्य।
किसमें होती है? दृश्य काव्य में होती है। ठीक है, अभिनय मंच पर दिखाई देता है, इसलिए यह दृश्य काव्य की विशेषता है, ऐसा भी कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड ब्लैंक है हमारा, वीर भयानक एवं रौद्र रस में खालिस्तान गुण होता है। जो वीर भयानक और रौद्र रस में कौन सा गुण होता है? ओज या माधुर्य? तो ओज गुण होता है। कौन सा गुण होता है? ओज गुण होता है। इसका अभी मैं तो आपको रीज़न बता देता हूँ कि ओज गुण क्यों होता है। इन रसों में उत्साह, शक्ति और तेज की प्रधानता होती है। ठीक है, अगला हमारा, बाल गोविंद भगत के गीतों में खालिस्तान का भाव व्यक्त हुआ है। किसका भाव व्यक्त हुआ है? वियोग का, प्रभु मिलन का। तो इसमें किसका भाव व्यक्त हुआ है? बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का, मतलब भगवान के मिलने का। बाल गोविंद भगत के गीत भक्ति और ईश्वर मिलन की भावना से भरे हुए थे। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे खालिस्तान संधि कहते हैं। मतलब कि दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आए, उसमें बदलाव आए, तो उसको कौन सी संधि कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे या स्वर संधि कहेंगे? तो इसमें आ जाएगा हमारा स्वर संधि। कौन सा आ जाएगा? स्वर संधि कहते हैं। जब दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अगला है हमारा, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की खालिस्तान विद्या में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? विधा में। सॉरी, विद्या पढ़ दिया मैंने, इसको विधा पढ़ते हैं। विधा में लिखा गया है। डायरी, यात्रा वृत्तांत, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायरी। ठीक है, यह मतलब कि ये जो पाठ के लेखक के व्यक्तिगत अनुभव, मतलब उनके जो व्यक्तिगत अनुभव थे और भावनाओं को डायरी शैली में प्रयुक्त करता है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, जो कि उसमें भी 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं और 6 नंबर का है। तो आपको एक एक नंबर मिलेगा। आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, सत्य असत्य बताना है। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। जो निराला थे वो पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। तो पहले का क्या आ जाएगा बताइए? तो इसमें हो जाएगा पहले में असत्य। क्या आएगा इसमें? पहले वाले में असत्य हो जाएगा। ठीक है, पहले का जो सेंटेंस है गलत आ जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूंजीवाद के विरोधी थे। वे शोषण के खिलाफ और समाजवादी विचारधारा के पक्षधर थे। ठीक है, अगला है, जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है। तो ये भी हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, अलौकिक आश्चर्य से अद्भुत रस उत्पन्न होता है, ना कि विभत्स। ठीक है, अद्भुत रस उत्पन्न होगा, ना कि विभत्स रस। ठीक है, उपन्यास में कई कलाओं का समावेश होता है। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको। तो ये सही है ना, उपन्यास में कई विधाओं का समावेश होता है। ठीक है, जो उपन्यास विस्तृत विधा है, इसमें अनेक कथानक और उपकथाएं होती हैं, इसलिए। अगला है हमारा, सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है। तो सत्य हो जाएगा, ये भी सही है। सभ्यता जो है संस्कृति की पाठशाला है। कारण क्या है इसका? कि सभ्यता मनुष्य को संस्कृति का व्यवहारिक रूप सिखाती है। जो सभ्यता होती है तो वो इंसान को संस्कृति का व्यवहारिक रूप सिखाती है, इसलिए संस्कृति की पाठशाला माना जाएगा सभ्यता को। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक रहती है। जो कर्मवाच्य होते हैं उसमें क्रिया सदैव अकर्मक रहती है, गलत। ठीक है, अकर्मक नहीं रहती है। कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, क्रिया अकर्मक नहीं होती है। ठीक है, अगला, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हिरोशिमा की जो घटना है विज्ञान का सदुपयोग है, तो गलत हो जाएगा। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराना विज्ञान का दुरुपयोग था, ना कि सदुपयोग के लिए किया गया था हिरोशिमा पर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 4 है, इसमें मैच करना है आपको, जोड़ी बनाना है। ये भी 6 नंबर की आपको मिलने वाली है। तो इसको देख लेते हैं। जैसे उत्साह की सही जोड़ी क्या होगी? उत्साह अभी हमने जैसे पढ़ा है, तो उत्साह का हो जाएगा निराला। तो ये हमारी पहले वाले की सही जोड़ी होगी। ठीक है, पहले वाले के अंतर्गत आएगी। अगला है, अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध। तो इसमें आ जाएगा हमारा अन्योक्ति अलंकार आ जाएगा दूसरे वाले में अन्योक्ति अलंकार आ जाएगा। ठीक है, एक कहानी, यह भी जो एक कहानी है यह भी, ये किसके उसमें आ जाएगा? तो मन्नू भंडारी उनके सामने ही है, तो ये जोड़ी सही है, आमने सामने ही है। लोकोक्ति का क्या आ जाएगा? क्या कहेंगे लोकोक्ति को? और क्या कहते हैं? कहावत भी कहते हैं। ठीक है, 5वां है, रास्ता दिखाने वाला। कौन होता है रास्ता दिखाने वाला? मार्गदर्शक होता है। ठीक है, फिर खेदुम के लिए क्या आ जाएगा? देवी देवताओं का निवास को खेदुम कहा जाता है। ठीक है, देवी देवताओं का जो निवास होता है उसको खेदुम कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। इनका हमको एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पेपर है आपका पूरा, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है। इसमें लगभग 23 क्वेश्चन हैं और उसमें अथवा के क्वेश्चन हैं वो अलग से हैं, तो थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा। इसको लास्ट तक जरूर देखिए। बीच बीच में आपको मैं गाइडेंस भी देता रहूँगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है, वन लाइनर कैसे क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है। तो आपको क्या लिखना है? प्रजा की रक्षा, प्रजा की रक्षा करना होता है। ठीक है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो उनका नाम लिखना है आपको। तो इसमें आ जाएगा हमारा आचार्य जगन्नाथ पंडित राज, आचार्य जगन्नाथ पंडित राज। ठीक है। तो जो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? तो आचार्य जगन्नाथ पंडित राज ने। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अविमुक्त। किससे? अविमुक्त क्षेत्र से। काशी में शास्त्रों में काशी अविमुक्त क्षेत्र के नाम से प्रतिष्ठित है। ठीक है। महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखिए। मतलब वाक्य, ये जो वाक्य है महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में निहित शब्द शक्ति का नाम लिखना है। तो इसमें हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है। अमूला किसे कहते हैं? तो अमूला जिसका कोई मोल ना हो, या फिर अनमोल हो सकता है। अमूला का मतलब अनमोल भी होता है ना? जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई मोल ना हो। ठीक है, उसको अमूला कहते हैं। भोलेनाथ अपने पिता को क्या कहकर बुलाते थे? जो भोलेनाथ थे वो अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? बाबूजी। क्या कहकर बुलाते थे? बाबूजी कहकर बुलाते थे। ठीक है। भोलेनाथ अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो 5 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो ये मैं आपके लिए, ये हैं आपके सामने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? ठीक है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? वो भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नई कविता जो है उसकी कोई 2 विशेषताएं लिखना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है या आपको नहीं लर्न है या आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है तो अथवा में फिर एक क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्य के 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना के नाम सहित लिखिए। आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। तो नई, पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं और उसका अथवा वाला भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। तो ये जैसे कि है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है, नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो नई कविता में व्यक्ति के आधुनिक जीवन बोध, यथार्थ अनुभव और नए प्रतीकों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें मुक्त छंद और आत्मानुभूति को विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप नहीं लिख सकते, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला जो अथवा में दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्य के 2 कवियों के नाम, उनकी एक एक रचना के नाम सहित लिखिए। तो प्रगतिवादी काव्य के 2 कवि कौन हैं? एक तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं और एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उनकी जो रचनाएं हैं गुंजन है और अनामिका है। ये दोनों कवि प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। जो सूरदास है और नागार्जुन है उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखना है। नीचे बिंदु दिए हुए, किस पे लिखना है हमें? 2 रचनाएं लिखना है और भाव पक्ष लिखना है। तो अगर आपको सूरदास का लर्न है तो आप सूरदास का अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं अपने ओन वर्ड्स में, और अगर सूरदास का नहीं तो आपको नागार्जुन का लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। दोनों में से एक किसी का भी लिखना है। तो मेरे पास है, अगर आपके पास भी उसका स्टडी मटेरियल है तो आप उस हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास। पहले हम सूरदास जी की बात कर लेते हैं। तो उनकी 2 रचनाएँ हैं, एक तो है सुरसागर और सुरसारावली। ठीक है। सूरदास जी की 2 रचनाएं, सुरसागर, एक सुरसागर और एक सुरसारावली है। उनका भाव पक्ष है। सूरदास के काव्य में भक्ति, वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है। विशेषकर कृष्ण भक्ति का सजीव चित्रण मिलता है सूरदास जी के उनमें। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो
जैसे कि मैंने कहा था आपको, उसका अगर नहीं आपको सूरदास जी का आता है तो आप नागार्जुन जी का भी लिख सकते हैं। तो ये दिया हुआ है नागार्जुन जी का, ठीक है। तो इनकी वो दो रचनाएं दी हुई हैं। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं अकाल और उसके बाद तथा भस्मांकुर है, ठीक है। उनका भाव पक्ष पढ़ लेते हैं। नागार्जुन के काव्य में यथार्थ जनजीवन, सामाजिक विषमता और संघर्ष का सशक्त चित्रण मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, फिर उसका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं? अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो आप इसका आंसर लिख देना। अथवा में उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, ये लिखना है, ठीक है। तो हम परशुराम के क्रोध होने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के उस पर भी तर्क पे बात करेंगे, और उत्साह कविता में किन किन अर्थों की संकेत करता है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, ये लिखा हुआ है कि लक्ष्मण ने कहा कि धनुष पुराना और जर्जर था, उनके छूते ही टूट गया। इसमें किसी वीरता या अपराध का भाव नहीं था, ठीक है। उसी का अथवा है क्वेश्चन नंबर 8 का, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। उत्साह कविता में बादल क्रांति, परिवर्तन, संघर्ष, आशा और नव जागरण के प्रतीक हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9th क्वेश्चन होने वाला है आपका, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? जो कवि हैं नागार्जुन जी, उनके अनुसार फसल क्या है लिखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो। या फिर आप लिख सकते हैं मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों के उत्तर भी देख लेते हैं। चलिए ये है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल किसानों के श्रम, पसीने और प्रकृति के सहयोग का परिणाम है, ठीक है। उसके अथवा वाला जो क्वेश्चन का आंसर है, मर्यादा न लही के माध्यम से समाज में नैतिकता, सम्मान और पारिवारिक मूल्यों के पतन की बात की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, रस के अंग लिखना है। तो रस के अंग लिखिए अथवा मानवीकरण अलंकार की परिभाषा दीजिए, उदाहरण सहित लिखिए। तो रस के अंग 4 अंग होते हैं, तो ये हैं उसके रस के 4 अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये उसके 4 अंग हैं। बस इतना ही लिखना था। अगर आपको ये नहीं तो अथवा वाला करना है तो उसकी परिभाषा मानवीकरण अलंकार की परिभाषा होती है, जब निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति को मानव के समान गुण या क्रियाएं दी जाए तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए बोल सकते हैं, उदाहरण भी देख लीजिए, हवा मुझसे बातें करने लगी, ये उसका उदाहरण हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। जो दोहा छंद है उसके लक्षण हमें उदाहरण सहित लिखना है, और इसका अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। काव्य की परिभाषा एवं भेद उदाहरण सहित लिखिए, मतलब काव्य की परिभाषा लिख दीजिए और उसके जो भेद है उदाहरण सहित लिखिए। तो दोनों को देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो दोहा छंद में 2 पंक्तियां होती हैं, जो दोहा छंद होते हैं उसके लक्षण बताते हैं। तो उसमें 2 पंक्तियां होती हैं, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, मतलब कि 2 पंक्तियां होती हैं तो दोनों में 24 मात्राएं होती हैं, जो किस क्रम में होती हैं? तो 13 और 11 के क्रम में होती हैं। उदाहरण जैसे हम मान ले कि पंक्तियों की बात कर रहे हैं, 2 पंक्तियों की, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, ठीक है। अथवा में देख लेते हैं, अथवा वाला जो कोई क्वेश्चन है कि काव्य की परिभाषा में उदाहरण भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो रसयुक्त, भावपूर्ण और सौंदर्यपूर्ण शब्द रचना को काव्य कहते हैं, ठीक है। इसमें भेद बताए गए हैं, पद्य काव्य रामचरितमानस, गद्य काव्य चंद्रकांता, ठीक है। उसके भेद भी बता दिए और उदाहरण भी आपको बता दिए हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 12, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए अथवा कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। और अगर आपको नाटक और कहानी में 2 अंतर आते हैं तो वो लिख दीजिएगा, और अगर कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखना चाहते हैं तो वो लिख दीजिएगा। 2 अंतर लिखना है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो पहले नाटक वाला देख लेते हैं। नाटक दीर्घ होता है, एकांकी संक्षिप्त होती है, ठीक है। नाटक में अनेक दृश्य होते हैं, एकांकी में एक ही घटना होती है, ठीक। बस ये 2 ही पॉइंट लिखना है हमें। कहानी और उपन्यास में अंतर देख लेते हैं। कहानी संक्षिप्त होती है, ठीक है, उपन्यास विस्तृत होता है। कहानी में एक घटना होती है, उपन्यास में अनेक कथानक होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए, बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो मन्नू भंडारी या यशपाल दोनों में से एक किसी की भी साहित्यिक विशेषताएं लिखना है, 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखना है। ये भी 2 नंबर के हैं, ठीक है। 2 बिंदु दिए हुए हैं, तो 2 रचनाएं लिखना है और भाषा शैली लिखना है। तो पहले हम मन्नू भंडारी की देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। तो उनकी 2 रचनाएं, जो मन्नू भंडारी जी हैं उनकी 2 रचनाएं हैं, एक कहानी यह भी और एक है आपका बंटी, ठीक है। भाषा शैली की बात करें तो मन्नू भंडारी की भाषा सरल, भावपूर्ण और यथार्थवादी है, ठीक है। अब यशपाल जी की साहित्यिक विशेषता की बात कर लेते हैं। तो इनकी 2 जो रचनाएं हैं, दादा, कामरेड, झूठा सच। भाषा शैली, यशपाल की भाषा सरल,
प्रभावशाली और यथार्थवादी है, जिसमें सामाजिक चेतना स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, मैंने आपको दोनों के बता दिए हैं, आप लगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्या क्यों याद किया जाता है? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है? संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है? ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म वहीं हुआ था। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, जो शहनाई वादक थे, उनका जन्म डुमराव में हुआ था, इसलिए उसको उस जगह को याद किया जाता है, जिन्होंने शहनाई को विश्व प्रसिद्ध किया था। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में अगर आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, बिस्मिल्लाह खान के बारे में, शहनाई वादक थे। ठीक है, तो उसमें भी था आपको। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संस्कृत मानव संस्कार युक्त, नैतिक और संयमी होता है, जबकि सभ्य मानव केवल बाहरी शिष्टाचार तक सीमित हो सकता है। ठीक है, तो ये अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया मैंने। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हालदार साहब कौन सी बात पर भावुक हो उठे। हालदार साहब जो थे वो ऐसी कौन सी बात थी जिसमें वो भावुक हो उठे? अथवा वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्या कारण था कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो हालदार साहब कैप्टन की टूटी हुई मूर्ति और उसके प्रति लोगों की श्रद्धा देखकर भावुक उठे। ठीक है, और भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उसका उत्तर देख लीजिए। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि वह उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य मानती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है, हमें इनका अर्थ भी लिखना है और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो जैसे आग बबूला होना, तो आग बबूला का हम बोल सकते हैं बहुत क्रोधित होना, है ना। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, अपमान सुनते ही वह आग बबूला हो गया। फूले ना समाना, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रसन्न होना, यानी इसका वाक्य बना सकते हैं पुरस्कार मिलने पर वह फूले ना समाया, फूला ना समाया। ठीक है, चलिए अगला है, इसमें अथवा में दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य को पहचान कर उसके सामने वाक्य का प्रकार लिखना है। आपको वाक्य को पहचानना है और उसका प्रकार लिखना है। तो पहला जो वाक्य है, मोनिका भोजन बनाओ, ये वाक्य लिखा हुआ है कि मोनिका भोजन बनाओ। तो ये कैसा किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, आज्ञा दी जा रही है कि मोनिका भोजन बनाओ। शायद आज धूप निकलेगी, इसमें यह कहा गया है कि शायद आज धूप निकलेगी, मतलब कि संभावनावाचक वाक्य हो जाएगा। संभावना है कि आज धूप निकल भी सकती है और नहीं भी निकल सकती, इसलिए संभावना जता रहे हैं। तो ये किस प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा? संभावनावाचक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 17 देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। तो 18 में दो आपको काव्यांश दिए हुए हैं, तो दोनों में से आपको कोई सा एक करना है जो कि 3 नंबर का रहेगा। तो इसमें आपको संदर्भ भी लिखना है उसका, और प्रसंग भी लिखना है। ठीक है, और उसका भावार्थ भी लिखना है। ठीक, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसको। मधुप गुण गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज अघनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करने ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो इसका पहले हम संदर्भ समझ लेते हैं। तो संदर्भ देख लीजिए। इसका हो जाएगा कि यह मतलब संदर्भ में आपको क्या लिखना रहता है कि एक जो काव्यांश है वो उसके जो कवि कौन है उतना लिखना है सिर्फ आपको। संदर्भ में आपको क्या लिखना है? जो इसके कवि हैं। तो आपको कवि का नाम पता होना चाहिए। अगर आपने उस लेसन को, उस पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो उसके लेखक कवियों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने से द्वारा कविता से लिया गया है। और प्रसंग की बात करें तो इसमें ये हमें बताना है कि इस कविता में वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इस कविता की लाइनों से के माध्यम से वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसमें जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, वो कह रहे हैं कि प्रकृति के माध्यम से जीवन की क्षण भंगुरता, जो जीवन की क्षण भंगुरता है, और मानव अस्तित्व के निरर्थकता को व्यक्त किया है उसमें, इस जो 4 लाइनों में उन्होंने। ठीक है, तो क्षण भंगुरता और मानव अस्तित्व की निरर्थकता को व्यक्त किया है। ठीक है, अब इसका भावार्थ देख लेते हैं हम कि हमें इसका भावार्थ लिखना है। तो कवि कहते हैं कि भौरा गुनगुनाते हुए, जो मधु मतलब क्या होता है? भौरा गुनगुनाते हुए अपनी कहानी कह जाता है, और पत्तियां मुरझाकर, है ना, पत्तियां मुरझाकर गिर रही है। इस अनंत नीले आकाश में असंख्य जीवन कथाएं समाहित हैं। संसार में जीवन आता जाता रहता है। ठीक है, जो संसार में जीवन है वो आता जाता रहता है, लोग जन्म लेते हैं, उनकी बाद मृत्यु भी होती है। ठीक है, तो यही कवि समझाना चाह रहे हैं। और प्रकृति मानव जीवन पर व्यंग करती हुई प्रतीत होती है।
ठीक है, जो प्रकृति मानव जीवन व्यंग पर करती हुई प्रतीत होती है। यहाँ जीवन की नश्वरता का भाव व्यक्त हुआ है, मतलब कि जो जीवन है वो कैसा है, नश्वर है ना। जो इस दुनिया में आया है उसको तो जाना ही है, और यही एक कटु सत्य है, ठीक है, बाकी सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। तो इसमें इस लाइनों के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यही समझाया है, ठीक है। अब हम अथवा वाला भी देख लेते हैं काव्यांश, ठीक है, उसको भी समझ लेंगे फिर। तो बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, इहा कुंभड़ बतिया कोऊ नाही, ले तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ठीक है, तो ये वाली लाइनें जो इसमें भी हमें इसका संदर्भ लिखना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि संदर्भ में आपको उसके जो लाइनें हैं काव्यांश की, उसके कवि का नाम लिखना है, उसको किसने लिखी है, किसके द्वारा रचित है, उसका नाम लिखना है। तो ये जो लाइनें हैं, यह काव्यांश की जो लाइनें हैं तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस से ली गई हैं। ठीक है, इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, तो हम प्रसंग में लिखेंगे कि इस कविताओं के माध्यम से जो भगवान परशुराम थे उनके क्रोध पर जो लक्ष्मण जी के व्यंग्यपूर्ण उत्तर का वर्णन दिया हुआ है इन लाइनों में। जो परशुराम जी क्रोधित हो गए थे जब भगवान मतलब पुरुषोत्तम राम जी ने धनुष तोड़ा था, तो ठीक है, क्योंकि वो जो धनुष था वो भगवान शिव जी का था, तो उस पर लक्ष्मण जी के व्यंग्यपूर्ण उत्तर का वर्णन बताया गया है। और तो ठीक है, चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं। तो जैसे पहली लाइन का मतलब है कि बिहसी लघु बोले मृदुबानी, तो लक्ष्मण जी जो हैं भगवान श्री राम भगवान के जो भाई हैं छोटे, वो लक्ष्मण जी मुस्कुराकर विनम्र किंतु व्यंग्यपूर्ण वाणी में कहते हैं कि हे मुनि आप स्वयं को महान योद्धा मानते हैं, ठीक है, पुनि पुनि मोही देखाओ कुठारू, और बार बार कुल्हाड़ी दिखाकर डराना चाहते हैं, चहत उड़ावन फूकी बहारू, यहाँ कोई मतलब कि डराना चाहते हैं। फिर आगे की लाइन है, यह कुंभड़ बतिया को नाही, मतलब कि यहाँ कोई कुंभड़े की बेल नहीं है, जे तर्जनी देखी मरी जाही, मतलब कि जो उंगली दिखाने से ही मर जाए। आगे बोला है, देखी कुठारू सरासन बाना, मतलब कि धनुष बाण देखकर मैंने अभिमान सहित थोड़ा सा उत्तर दिया, ये बताया गया इन लाइनों में। ठीक है, तो आपको एक तो काव्यांश आएगा जो कि कविताओं से लिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है वो लिया जाएगा गद्य से लिया जाएगा। तो ये भी उसी तरीके से होता है, मगर ये कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास उससे हो सकता है। तो इसमें भी आपको वैसे के वैसे ही संदर्भ लिखना है कि इसके लेखक कौन है, और प्रसंग लिखना है कि इस गद्यांश में वो क्या व्याख्या करना है, मतलब कि क्या बताना चाहते हैं इन लाइनों के माध्यम से, और फिर हमको उसकी व्याख्या यानी अनुवाद लिखना है। ठीक है, तो ये भी आपको 3 नंबर का एक ही करना है, दोनों में से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 है इसमें। बाल गोविंद भगत मंझोले, कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रहते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता, कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र, और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामांदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं इस गद्यांश को कि इसमें जो लेखक हैं उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 यानी प्रश्न नंबर 19 है, तो ये बाल गोविंद भगत, ठीक है, तो ये जो संदर्भ में हम इसमें ये लिखेंगे कि यह गद्यांश बाल गोविंद भगत पाठ से लिया गया है। ठीक है, आगे इसमें प्रसंग में हम बात करेंगे, इसमें लेखक ने बाल गोविंद भगत के मतलब बाहरी व्यक्तित्व, मतलब जो बाहरी चित्रण किया इन लाइनों के माध्यम से। अब इसका हम व्याख्या या अनुवाद कर लेते हैं या अर्थ बता देते हैं कि बाल गोविंद भगत मध्यम कद के, मतलब कि उनका जो कद था वो मध्यम कद के, छोटी मतलब की हाइट के थे। ठीक है, गोरे चिट्टे है, दिखने में कैसे थे, गोरे चिट्टे है ना, वृद्ध व्यक्ति थे, मतलब कि थोड़े से 60 के ऊपर के ही होंगे, मतलब 60 साल से ऊपर के होंगे। ठीक है, उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। ठीक, वे सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, मतलब कि वो ऐसा जीवन जीते थे, सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। ठीक है, और वस्त्र पहनते थे। ठीक है, उनके मस्तक पर रामांदी चंदन, मतलब उनके जो सिर था है ना, मस्तक पर वो रामांदी चंदन और गले में तुलसी की माला रहती थी। उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व था बाल गोविंद भगत जी का, वो किसमें था, भक्ति, भगवान की भक्ति करना, सादगी और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो दिया हुआ है अथवा में, इसको गद्यांश को भी हम पढ़ लेते हैं।
ठीक है। फिर इसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कर देंगे। कल्पना कीजिए उस समय की मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागे कर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह कभी भी कितना बड़ा आविष्कार करता रहा। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें आविष्कार करता रहा होगा। ठीक है, तो इसका भी हम संदर्भ आपको बता देते हैं। तो जो इसमें मानव के आविष्कार के बारे में कहा गया है गद्यांश में, जो मानव का आविष्कार है, ठीक है, जैसे कि उस बारे में कहा गया। तो संदर्भ प्रसंग, यह गद्यांश संस्कृत सभ्यता विषयक पाठक से लिया गया है ना। लेखक मानव कल्पना शक्ति और बुद्धि प्रशंसा कर रहे हैं इस गद्यांश। जब मनुष्य को सुई धागे का ज्ञान नहीं था, तब जिसने पहली बार लोहे के घिसकर सुई बनाई और उसमें धागा पिरोने की कल्पना की, वह महान आविष्कारक रहा होगा। इससे मानव की बौद्धिक प्रगति स्पष्ट होती है। इस गद्यांश की लाइनों से जो मानव की बौद्धिक प्रगति की स्पष्ट होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। प्लास्टिक के उपयोग के निषेध हेतु आकर्षक एवं सारगर्भित विज्ञापन बनाकर लिखिए। आपको प्लास्टिक के उपयोग, मतलब जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथीन है, बॉटल्स हैं, इनका उपयोग करते हैं, तो उसके निषेध हेतु आकर्षक विज्ञापन ऐसा बनाना कि जो दिखने में आकर्षक हो, सारगर्भित हो। ठीक है, तो 3 नंबर का है। अथवा अगर आप प्लास्टिक के ऊपर नहीं लिख सकते हैं, विज्ञापन नहीं लिख सकते हैं, तो आप नानी के घर से लौटने के पश्चात अपनी माता के साथ संवाद लिखिए, है ना। तो दोनों ही आपको अपने शब्दों में, ऑन वर्ड्स में लिखना है। तो पहले हम ऊपर प्लास्टिक के उपयोग लिख लेते हैं। तो विज्ञापन में हम लिख सकते हैं कि प्लास्टिक छोड़ो, जीवन जोड़ो। प्लास्टिक है जहर समान, करता धरती का अपमान। आज ही अपनाए कपड़े और कागज के थैले, स्वच्छ पर्यावरण से जीवन बने सुहाने। कहिए नो टू प्लास्टिक, यस टू लाइफ। ठीक है, हम इस प्रकार का विज्ञापन बना सकते हैं। आपको कैसा लगा हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है और पता नहीं आपको समझ में भी आ रही होगी कि नहीं। चलिए, नानी के घर से लौटने के पश्चात अपनी माता के साथ संवाद लिखिए। तो इसमें लिख सकते हैं जैसे माँ और मतलब अपने बीच में। तो माँ कहती है नानी के घर से लौटकर कैसा लग रहा है। तो मैं बोलता हूँ माँ बहुत अच्छा लगा, पर आपकी याद बहुत आई। माँ कहती है वहाँ क्या सीखा। तो मैंने कहा संस्कार, सादगी और परिवार का महत्व। ठीक है, आगे माँ कहती है यही जीवन की सच्ची शिक्षा है। तो मैंने कहा अब मैं और जिम्मेदार बनने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संवाद, मतलब माँ से बात कर सकते हैं नानी के घर पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है 21 क्वेश्चन से है। ये भी एक काव्यांश दिया हुआ है ना। ठीक, और उसके नीचे एक अपने आपको गद्यांश भी दिया हुआ है। अगर काव्यांश आता है तो उसके आप प्रश्न उत्तर लिख दीजिए। काव्यांश पढ़िए, जो लाइनें दी हुई है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और उसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं तो उनके उत्तर लिखना है। ठीक है, और अगर ये आपको अगर डिफिकल्ट लगता है काव्यांश, तो आप गद्यांश पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। आपको इसी में से ढूंढना है, कोई अलग से नहीं करना है मेहनत। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़ते हैं हम। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही, हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पग डग लंबी मंजिल, तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते, सम्मुख चलता पथ का प्रसाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद। तो ये जो काव्यांश है इस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त काव्यांश में पथ से क्या आशय है, मतलब कि जो काव्यांश दिया है उससे पथ से क्या आशय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पथ से आशय जीवन मार्ग से। किससे है? जीवन के मार्ग से है, मतलब कि पथ से आशय जीवन के मार्ग से है। ठीक है, जीवन को कवि ने कैसे माना है। तो जीवन को कवि ने जीवन को अस्थिर कैसे माना है। जीवन अस्थिर है ना, इसमें दिया हुआ है अस्थिर, फिर अनिश्चित बोल सकते हैं, अनिश्चित और संघर्षपूर्ण माना है। ठीक है, इस प्रकार का जीवन होता है ना। चलिए आगे पूछा गया है कि उपयुक्त काव्यांश का सारांश लिखिए। तो आपको इसका सारांश लिखना है, तो आप सारांश कैसे लिख सकते हैं मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। कवि कहते हैं कि जीवन यात्रा लंबी और कठिन है, मतलब कि जो जीवन की यात्रा है वो कैसी है, लंबी और कठिन है, जबकि हमारे कदम सीमित हैं। इस मार्ग पर सुख दुख साथ साथ चलते हैं, जो मार्ग है उस पर सुख दुख साथ साथ चलते हैं। जीवन में जिन जिन लोगों ने स्नेह और सहयोग, मतलब कि जीवन में जिन जिन लोगों से स्नेह और सहयोग मिलता है, कवि उनके प्रति कृतज्ञता, मतलब कि धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। जीवन में मिलने वाला प्रेम
ही सबसे बड़ा प्रसाद होता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है इस काव्यांश में। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं, इस प्रकार से आप उसका काव्यांश लिख सकते हैं। चलिए अब हम गद्यांश देख लेते हैं। तो भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। शरीर को ऊर्जा, विकास और मरम्मत के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पोषक हमें भोजन से मिलते हैं। एक संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दालें और मांसाहारी पदार्थ संतुलित आहार का हिस्सा हो सकते हैं। भोजन के सही समय पर सेवन से भी स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत असंतुलित और अनियमित आहार मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह आदि समस्याओं का कारण बन सकता है। ठीक है, तो अब इसके हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, प्रश्न पढ़ लेते हैं। संतुलित आहार में किसका समावेश होता है? तो संतुलित आहार में हम बोल सकते हैं संतुलित आहार में किसका समावेश होता है? तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। ठीक है, हम इसको इतना लिख सकते हैं। असंतुलित आहार से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो असंतुलित आहार से क्या हो जाएगा? मोटापा, कहाँ पढ़ा था हमने भी, देखिए इसमें लिखा होगा, असंतुलित आहार से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह आदि समस्याओं का कारण बन सकता है। ठीक है, समस्याएं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के सही समय पर सेवन का क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि सही समय पर भोजन करने से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब कि सही समय पर हम भोजन कर लेते हैं तो स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, भोजन के सही समय पर सेवन से स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? आपको ये बताना है कि केंद्रीय विषय क्या है, मतलब इसका शीर्षक आप क्या दे सकते हैं इसको, इस गद्यांश को। तो गद्यांश का केंद्रीय विषय, इसको हम बोल सकते हैं संतुलित आहार का महत्व। हम इसका नाम दे सकते हैं संतुलित आहार का महत्व बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है जो कि आपको पत्र पे है और आवेदन भी है। तो आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए अपने प्राचार्य को आवेदन लिख सकते हैं और अपने पिताजी को पत्र लिख सकते हैं परीक्षा बोर्ड की तैयारी अवगत कराने के लिए कि आपकी फरवरी में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, एनुअल एग्ज़ाम, वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की बात करते हैं तो पहले हम इसमें किसको लिखना है? विद्यालय के प्राचार्य को। ठीक है, लिखिए 4 नंबर का है। तो हम सबसे पहले इसमें लाइन लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में प्राचार्य महोदय। ठीक है, अगर आपके जो प्राचार्य हैं वो अगर मेल है, मतलब पुरुष है, तो महोदय लिखिए और महिला है तो महोदया लिख सकते हैं। आपका स्कूल का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे जिस स्कूल में पढ़ाने जाता हूँ, है ना, तो एकीकृत शासकीय हाई स्कूल मुरमिया है जो कि खरगोन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ठीक है, तो उसी तरीके से फिर विषय लिख सकते हैं इसमें आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन। ठीक है, ये लिख सकते हैं, महोदय और महोदया लिखेंगे। फिर सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का विद्यार्थी हूँ या फिर छात्रा हूँ। पारिवारिक कारणों से मेरा स्थान परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण मुझे अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक है, अतः कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण प्रदान करने का करें। ठीक है, और स्थानांतरण प्रमाण पत्र किस प्रकार ले सकते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारे पिताजी मतलब कि सरकारी संस्था में कर्मचारी हैं, कहीं तबादला या ट्रांसफर है, अब यहाँ पर मतलब कि नियमित नहीं रहेंगे, इसलिए हम जगह पे जाने पर पिताजी का स्थानांतरण हुआ है। ठीक है, मतलब कि ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो उसकी इसी में देने की कृपा करें। अब अपनी परीक्षा की तैयारी से अवगत कराते हुए पिता को पत्र लिखना है। तो पिता को जो पत्र लिखेंगे तो उसमें आपको कैसे लिखना है कि प्रिय पिताजी, सादर प्रणाम। सबसे पहले आपको ये लिखना है इस कॉर्नर पे, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा है कि आप भी स्वस्थ होंगे। आपको यह बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरी बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही है। सभी विषयों का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है और नियमित रूप से पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मुझे आत्मविश्वास मिल रहा है। आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी मेहनत से अध्ययन कर रहा हूँ। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो भी आपका नाम है, लिख सकते हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो है निबंध के ऊपर। तो आपको 5 निबंध दिए हुए हैं, किसी भी एक पर आप लिख सकते हैं। पहला है पुस्तकालय का महत्व, दूसरा है पर्यावरण संतुलन तो स्वस्थ रहे जीवन, मोबाइल पर आश्रित होता युवा, जीवन में खेलों का महत्व, और विद्यार्थी जीवन और अनुशासन का महत्व। ठीक है, तो आप किसी पर भी एक पर आप निबंध अपने मन से लिख सकते हैं, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप खुद से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पेपर बहुत यूज़फुल होने वाला है ना। यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है, इसी में से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, है ना।
ठीक है, मैं आपका जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है तो देख लेंगे उसको टाइम टेबल में कि कौन सा आपका पेपर वाला होने वाला है, नेक्स्ट पेपर है, तो उसका वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्टडी मटेरियल और बहुत सिलेबस इकट्ठा करना पड़ता है, आंसर्स ढूंढना पड़ता है। आप किसी भी काम में मेहनत लगती है, आप इतना समझिए। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते, आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर का वीडियो जो कि हिंदी का है आपको समझ में आया होगा और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।